अपना चैनल RR यूनिवर्सिटी में LP 2018 में पूछा गया प्रीवियस का क्वेश्चन नए सेट के साथ आया हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि दो तत्व सोडियम और सल्फर के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि दो तत्व दिया हुआ है सोडियम और सल्फर, उससे जो निर्मित सूत्र होगा उससे उसका सूत्र क्या होगा। तो हमको इसका सूत्र लिखना है। तो सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सोडियम का हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, संयोजकता। पहले संयोजकता अगर हम लोग जान जाएंगे तो संयोजकता क्या होता है। संयोजकता होता है कि कोई भी तत्व जो है दूसरे तत्व से जब वह मिलता है, जुड़ता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करता है हमेशा तत्व, संयोजकता होता है। उसके पास क्या होता है, एक संयोजकता। उसी के जितनी संयोजकता की संख्या होगा उतना वो क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो सबसे पहले सोडियम का संयोजकता निकालेंगे। इसका भी थोड़ा, सोडियम का हो गया आपका कितना, परमाणु संख्या होता है 11। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 2 8 और 1 2 8 1। लास्ट में देखिए, लास्ट जो सेल में वो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसका जो संयोजकता होगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे फिर सल्फर का। तो जो सल्फर का होता है आपका, सल्फर का होता है वो होता है 16। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 और ये 10 हो गया। और लास्ट में क्या बच रहा है आपका, 6। क्योंकि टोटल परमाणु इसका क्रमांक कितना है, 16। तो 16 यहाँ पे आ गया, 2 और 8 10 और 6 16। लास्ट का सेल में कितना है, 16। लेकिन वैलेंस का एक रूल है कि 1 से 4 तक क्या होगा, जो अंतिम जो सेल में अगर 1 से 4 तक परमाणु रहा तो वही उसका वैलेंसी होगा। लेकिन अगर 4 से सॉरी 5 से 8 तक, अगर 5 से 8 तक रहा, मतलब 8 अगर रह जाएगा तब तो वैलेंसी उसका 0 हो जाएगा। 8 पे वैलेंसी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर 5 6 और 7 ये तीनों रहा तो आपको क्या करना है, ये 8 में से घटा देना। जैसे अभी मेरा कितना आ गया, लास्ट जो इसका लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। तो हम यहाँ पे कितना जाएगा वैलेंसी, 8 में से इसको 6 को घटाना पड़ेगा तो कितना जाएगा, 2। ये रूल है। लेकिन 1 से 4 तक रहेगा तो जो उसका अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर 5 6 7 रहा तो उसका क्या हो जाएगा, 8 में से हम लोग घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। और अगर 8 उसका लास्ट में आ रहा है, जैसे आपका जानते हैं कि किसका, नियॉन का, नियॉन का बात करेंगे तो क्या होता है, 2 8। नियॉन का ये आपका परमाणु जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, परमाणु क्रमांक। तो 2 और 8 हो गया इसका। तो लास्ट में देखिए कितना है, 10। तो 10 का मतलब इसका वैलेंसी 0 हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब है वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय हो जाता है। और ये क्या है, शून्य वर्ग का अक्रिय गैस है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि वैलेंसी इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इस तरह किसी का भी आप निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको परमाणु क्रमांक याद होना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आना चाहिए। ये 2 8 6 कैसे, ये नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप जान जान लीजिए कि किसी का भी, जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। तो अगर इसका भले हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले 2 8 10 हो गया। लास्ट में आपका देखिए कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का तो 8 होता है, एक सेकंड, ये तो उसका लिख दिया था। परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8। तो सबसे पहले हो गया 2 और लास्ट में आपका कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं 6 है, इसका मतलब वैलेंसी 6 नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 होता है। ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कितना हो गया, 2 होता है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। तो क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने सोडियम का निकाला था, सोडियम का जो निकाला था 2 8 1। तो इसका जो वैलेंसी आ गया था वो 1। 1 का मतलब है कि एक इसके पास क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे से क्या करेगा, संयोजन करेगा। सल्फर का भी निकाला था मैंने, सल्फर का हो गया 2 8 और 6। तो इसका जो आ रहा था, 8 में से 6 घटा दीजिएगा तो ये आ गया था 2। तो ये क्या करेगा, इसके पास 2 परमाणु आपका क्या करेगा, देगा, ये 1 देगा। तो कैसे इसका कैसे करेंगे हम लोग लिखेंगे, तो मान लेते हैं तत्व जो है AB3 AB2 AB या AB3 मान लेते हैं। सोडियम को हम लोग क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, सल्फर को B मान लेंगे। तो चलिए A मान लेते हैं, B मान लेते हैं। A का कितना है, यहाँ पर जस्ट जब भी हम लोग इस तरह का क्या क्या करते हैं, जब भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे संयोजन करते हैं तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन किसको देगा, B को देगा। B वाला इलेक्ट्रॉन किसको देगा, A को देगा।
तो बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सल्फर को मैंने बी माना है, तो सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 देगा, इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा Ab2, और ए के पास 1 है, तो यहाँ B1 भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा A2B, ए बी, सॉरी, इसका कितना हो जाएगा, तो A2B, A2, एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा इसको करेक्शन करना पड़ेगा, ये जो राइट आंसर आ जाएगा A2B आएगा। आप किसी का भी इसी तरह से देखिए, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाने के लिए, इस क्वेश्चन बनाने के लिए क्या जानना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक आपको जानने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जानना है, संयोजकता भी जानना है, तब जाके क्या करेंगे आप क्वेश्चन को ये बना सकते हैं। पीरियोडिक टेबल एक ऐसी चैप्टर है जहां पर आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया है। मतलब क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक ग्राहक को 20% छूट दे दिया है और 25% का लाभ भी कमा लिया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखें दुकानदार के लिए कितना 600 रुपया क्रय मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 600 रुपया, इस पर 25% का लाभ कमाया, 25% का क्या कमाया, तो लाभ, तो 600 का 25% पहले हम लोग लाभ निकाल देते हैं, क्योंकि तो 600 पर ही तो कमाया है 25% लाभ, तो कितना हो जाएगा 125/100, ये दोनों काट करेंगे, 25 छके कितना हो जाएगा 600, और 25 छके 150, तो ये कितना आ जाएगा पूरे 750 रुपया आ जाएगा। 125 को 6 से गुना करेंगे तो 25 छके 150, और ये 600, ठीक है 750 रुपया। अगला फिर क्या कर रहा है 25% छूट दिया, तो देखिए 750 में तो वो आदमी बेचा, किसको, ग्राहक को जो बेचा, वो कितने में बेचा 750, इस पर 750 कब बेचा, जब 20% छूट दे दिया था तब जाके 750 में बेचा। इसका मतलब वो क्या है कि ये जो 20% छूट नहीं देता, वही ना पूछ रहा उस वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब उसने शुरू में कितना दाम बोला, जैसे वो मान लीजिए कि 900 बोल दिया, किसने बोला कि भाई 900 में ये सामान मैं बेचूंगा, और क्या बोला, तो जो ग्राहक बोला कि, और दुकानदार उसको बोला ग्राहक को, और 20% का मैं छूट भी दे दूंगा आपको। यही बात क्वेश्चन बोल रहा है कि वो ग्राहक को बेचा है एक सामान 750 रुपया में, 750 रुपये में बेचा, 20% छूट भी दिया, तो बताओ अगर छूट नहीं देता, ओरिजिनल दाम निकालना है कि अंकित वो कितना निकाला था, देखिए 20% छूट देने के बाद ना 750 आया, मतलब ये जो 20% छूट के बाद है, 20% क्या किया यहाँ पे डिस्काउंट कर दिया, तो 750 है, लेकिन अगर ये डिस्काउंट नहीं करता तब इसका मतलब ये कितना 80% का मान, 20 नहीं देता तो कोई भी चीज 100 होता है ना, तो ये डिस्काउंट देने के बाद 20, तो ये कितना है 80% का मान है ना, ये 80 का है, तो इसको 80 कर देंगे, कोई भी मान कितना होता है 100% होता है, इसको कर दीजिए 5, ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका, ये हो गया 2, 2 चौक 8, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब क्या करें, इसको 75 और 25 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं बोला था एक लाइन में अगर गुना करना है, तो वो भी मैं आइडिया बताया था, इसको इससे गुना कर दीजिए, 5 पचे 25 का 5, बाकी 2, और 7 पचे 35, और 5 दूनी 10, 35 10 45, और 2 इधर था, तो हो गया 47 का 7, बाकी 4, 7 दूना 14, और 4 कितना हो गया 18। देखिए मैं एक लाइन में कर दिया, और किससे डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 नमा 18, पहला तो कट गया, अब 7 से देना है, तो 2 तिया से 1 आ गया, 2, और फिर 2 सती 14, एक आ गया, यहाँ पे देंगे तो 2 पचे 10, मतलब 2 पचे कितना आ गया 10, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कितना गया 937 रुपया 50 पैसा, जो अंकित मूल्य रखा था दुकानदार ने, कितना 937 रुपया 50 पैसा उस ग्राहक को पहले बोला, और फिर क्या बोला दुकानदार ने ग्राहक को, भाई मैं तुमको 20% का छूट दे रहा हूँ, उसके बाद भी वो आदमी कितना 25% का लाभ कमा लिया था, तो क्या उसका जो क्रय मूल्य ही कितना था, ओरिजिनल में 600 ही था, वो फाइनली कितना में बेचा है 750 रुपये में। आप समझ गए होंगे अंकित मूल्य मेरा कितना आ गया 937 रुपया 50 पैसा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, sin 4a - cos 4a, sin 4a - cos 4a बराबर 1, ये बराबर 1 है, तो a/2 का मान डिग्री में क्या होगा, जहाँ का जो a है आपका, जो ये दिया हुआ है ये
डिग्री जो दिया हुआ वो डिग्री कितना है, ए यहाँ पर क्या है डिग्री है कितना, तो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है ये बराबर भी है या इससे छोटा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले साइन 4 के हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बराबर कितना 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, इसके बराबर होता है ए प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये होता है टोटल क्या हो गया 1, ये टोटल आपका हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए माइनस, हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि डिग्री का मान बताइए, मतलब देखिए ये दो चीज आपके पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से देखिए। अब ये क्या हो गया, ये पूरा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 ही रहेगा। तो किसी एक का मान लिया तो आप इसी को चेंज कर लिए, क्योंकि देखिए जब भी आपको एंगल में लाना है तो घटा जोड़ करना पड़ेगा, तो साइन को ही कॉस में बदल लीजिए या कॉस को साइन में, मतलब किसी एक चीज ही रखना। चलिए हम कॉस को ही थोड़ा बदल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर साइन में बदलना तो क्या करना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसको ये बराबर भी क्या हो गया कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए ये माइनस गया तो -1, और माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका इधर क्या हो गया 1। तो देखिए साइन ए प्लस साइन ए क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ए, ये वाला -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, तो आइए देखिए यहाँ भी काट भी दीजिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1, तो साइन स्क्वायर ए को हम 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दो साइन है यहाँ भी क्या कर सकते हैं 1 गुना 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ साइन ए भी क्या लिख सकते हैं बराबर 1 होगा। अब साइन ए 1 होगा, अब देखिए ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग साइन 90, इधर क्या हो गया आपका साइन ए, तो ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट ये हुआ ये एक सेकेंड हाँ, तो यहाँ पे क्या गया साइन ए बराबर 90 आ गया, हमसे पूछा जा रहा है a/2 का मतलब क्या आ गया, अगर इधर 2 से भाग देंगे तो इधर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए निकल गया आंसर, ये कितना आ जाएगा, ये 45 अब डिग्री में है, 45 डिग्री हो गया। तो जस्ट आपको देखिए नॉर्मल सा फॉर्मूला था, इतना हम बताने के लिए इतना किया, बट अगर ऐसे करेंगे तो जस्ट एक लाइन में इसको कटेंगे इधर उधर कर देंगे बस आ जाएगा आंसर, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एक्स दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, घड़ी की सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है और फिर घड़ी के सुई के विपरीत 90 डिग्री पर मुड़ जाता है, अब एक्स कौन से दिशा में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा साइज में हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग दिशा बनाते हैं, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, सॉरी सॉरी यहाँ पे उल्टा लिखा गया, इधर हो जाएगा आपका मतलब पूरब और ये होता है आपका पश्चिम, तो ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, और बीच वाला आप जानते हैं ये क्या आता है आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा, और ये वाला जो लाइन है ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट होगा, और ये वाला जो लाइन है आपका वो क्या हो जाएगा वेस्ट और साउथ हो जाएगा, और ये वाला भी बीच का जो आएगा वो क्या होगा, तो आपका नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। ये क्यों होता है इस तरह, देखिए बीच वाला जो होता है वो दिशा क्या होता है आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका आपका ये आपका वेस्ट और मतलब पूरब दक्षिण और पूर्व, मतलब सभी हिंदी में आप समझ लीजिए। तो क्या बोल रहा है कि एक्स दक्षिण और करके मुंह खड़ा है, तो मतलब यहाँ पर वो आदमी खड़ा है, यहाँ पर आदमी खड़ा कर क्या है, घड़ी के सुई की दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है। तो घड़ी कैसे चलती है आप जानते हैं, घड़ी के मतलब क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है ना, इस तरह से चलती है, और एंटी क्लॉक बोलेगा तो इधर से चलेगी, तो क्लॉक वाइज में क्या कर रहा है हमसे 225 डिग्री, तो 200 ये कितना डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक चले तो ये आपका 90 डिग्री हो गया।
फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 90 कितना चल गया है, 180 चल गया है। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 45 डिग्री होता है, क्योंकि पूरा 90 दिया 45, तो 180 और 45 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। मतलब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। अब घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री, तो यहाँ से देखिए ये लाइन को देखिए आप हमेशा, यहाँ से 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री कौन सा होगा एंगल, तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं और ये वाला जो लाइन है, ये दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, ये दोनों जो, क्योंकि 45 ये है 45 ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 बन रहा है, ये आदमी अभी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ आने का मतलब वो किस में आ गया, आपका पश्चिम, आपका सॉरी उत्तर और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम देखिए किस में है आंसर, तो देखिए सी में है। तो इसको जैसे जैसे बोलता आप घुमाते जाएंगे आंसर आ गया, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर और पश्चिम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फसल के पौधे के वे समूह जो वनस्पति पद्धति से उपजते हैं, वनस्पति का पद्धति से उपजते हैं, कौन सा है, इसका जो राइट आंसर है वनस्पतिक पद्धति का मतलब हो गया कि जो बीज से कायिक प्रवर्धन, एक आप सुने होंगे कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन का मतलब हो गया जिसका जो है, या तो क्या करता है, बीज से, बीज का भाग काट के लगा देते हैं, जैसे केला का क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट काट करके कहीं से भी लगा देते हैं तो केला क्या होता है, लग जाता है। आलू को भी बीज से काट के लगा देते हैं, गन्ना को भी क्या करते हैं, बीज से काट के लगाते हैं। तो वनस्पति पद्धति मतलब हो गया कायिक प्रवर्धन। इसी कारण क्या होता है, हम लोग एक तरीका होता है जिससे क्या करते हैं, ये सबको हम लोग आसानी से उपाय मतलब ये करते हैं, लेकिन आप दूसरे को नहीं कर सकते। जैसे आप पपीता को अगर पूरा जड़ सहित आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन आलू में, गन्ना में, केला में ये नहीं है। उसी को बोलते हैं हम लोग वनस्पतिक पद्धति, जिसको कायिक प्रवर्धन भी बोला जाता है। कायिक प्रवर्धन में क्या हुआ कि किसी को भी जड़ से भी लगा सकते हैं, बीज से भी काट कर लगा सकते हैं भाग, या पत्ती, बहुत बार क्या होता है कि बीज का कोई भी भाग काट के लगा देते हैं तो उससे लग जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने खोजा कि हर आठवें तत्व का गुण पहले के समान है। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन हो गया कि जो बोल, किसने यह खोजा था फर्स्ट टाइम कि जो पहला तत्व है वो हर आठवां तत्व, पहले आठवां तत्व जो है पहले के समान है। तो ये न्यूलैंड्स ने खोजा था। किसने खोजा था, न्यूलैंड्स। इसने ही दिया था, ये एक होता है सारे गामा, इसी पर ये इसने दे दिया था पूरा, सारे गामा, सारे गा मा पा धा धा नी। आप जानते हैं ये क्या है, आपके सभी सुर के क्या है, सुर के 7 सुर हैं। ये टोटल कितने सुर हैं, सा रे ग म प ध नी। अब फिर से यहाँ से क्या शुरू होता है, शुरू में फिर से सा शुरू हो जाता है। तब जो इसमें बोला था कि जो पहला तत्व है, अंतिम तत्व है, किसके बराबर होगा, दोनों का गुण समान होगा। एक को ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसने दिया था, तो पहला गुण और आठवें के बराबर न्यूलैंड से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो इस तरह का सेट ये करते गया था, कहाँ से, तो लिथियम से शुरू किया था। लिथियम, हाइड्रोजन से नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद आ गया आपका कार्बन, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आ गया था, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसी तरह से सोडियम, मैग्नीशियम सबके। लेकिन कहाँ तक लास्ट इसका सेट हो पाया था, तो कैल्शियम तक। बहुत बार पूछा गया है। जो न्यूलैंड्स ने का जो अष्टक नियम है, आठ, ये इसको क्या बोला जाता है, अष्टक नियम भी बोला जाता है। अष्टक नियम जो है वो किस तत्व तक लागू होता है, तो आपको क्या याद रखना है कि अष्टक नियम जो है वो कैल्शियम तक, लास्ट जो उसका तत्व है वो कैल्शियम तक ही इनका ये फॉर्मूला अष्टक नियम लागू हो पाया था। और ये कि डोवेनर ने एक त्रिक नियम दिया था, या ये भी पूछा जाएगा कि त्रिक नियम किसने दिया था, तो डोवेनर ने दिया था। किसने, तो त्रिक नियम दिया था डोवेनर ने। और आपका मेंडलीफ ने क्या दिया है, तो आवर्त सारणी का आविष्कार ही सबसे पहले अगर पूछेगा कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था या आविष्कार किसने किया था, तो सबसे किसका नाम है, मेंडलीफ का। क्योंकि ये परमाणु भार के अनुसार क्या किया था, तत्वों को सजाया था, आवर्त सारणी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी बोल देगा तो क्या हो जाएगा, मोसले हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी 10 भुज में कितने विकर्ण है। मैं अभी लास्ट सेशन में भी बताया था, लास्ट सेट में, कि विकर्ण निकालने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला निकालना है। विकर्ण अगर पूछे कितना भी भुजा दिया रहे तो n इंटू एन माइनस 3/2 कर देंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ, एक 10 भुज है, 10 भुज का मतलब कितना हो गया भुजा 10, तो n के जगह 10 रख दीजिए, 10 माइनस 3/2, इसको कैलकुलेशन करिए, 10 गुना 7/2, ये तो काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। बस आपको याद रखना कि n इंटू एन माइनस 3/2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। किसी घन की सभी भुजाओं का योग योग वर्ग की परिमाप के बराबर है। किसी घन के सभी भुजाओं का योग जो है वो क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा का माप क्या होगा। देखिए पहले जो जो हमको बोल रहा है हम फर्स्ट उसको कर देंगे, क्योंकि इसमें सपोज मानना भी पड़ जाएगा। मानते हैं घन का लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि घन का जो लंबाई है आपका x मीटर मान ले, कितना घन का लंबाई x इकाई मान ले, और जो वर्ग होगा आपका वो वर्ग की जो लंबाई होगा, वर्ग के भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई वो मान ले y। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि मान के करना पड़ेगा यहाँ पे, तो सभी भुजाओं का योग, तो आप जान घन में कितना भुजा होता है, तो 12 भुजा होता है। घन में टोटल कितना भुजा होता है, घन में जो भुजा होता है वो टोटल कितना होता है, 12 भुजा होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये बात, घन में 12 भुजा होता है। तो इसको पहले तो कितना हो गया यहाँ पे, तो टोटल जो क्या बोल रहा है कि सभी घन के सभी भुजाओं का योग, तो 12x हो जाएगा आपका। और आपका क्या बोल रहा है, वर्ग का परिमाप, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। और उसके बाद क्या है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, सभी भुजाओं का योग, जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग को ही बोलते हैं। तो वर्ग में कितना भुजा होता है, 4 भुजा होता है टोटल, 1 2 3 4। तो मैंने वर्ग का कितना माना है, y माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y, जो कि बोल रहा था क्वेश्चन के अनुसार। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, किसी एक साइड कर दिए, 4 तिया 12 हो गया, तो x बराबर लिख सकते हैं y/3 हो जाएगा। इधर आप 3 आ जाएगा तो y/3 होगा पहला इधर। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि घन का आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन कितना होता है, तो क्यूब होता है। घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, क्यूब, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा मैंने कितना माना है, y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y²। अब देखिए क्या कर रहा है कि वर्ग की भुजा की माप बताना है। तो वर्ग की भुजा मतलब y, इसका मतलब है कि x को यहाँ से मिटाना पड़ेगा। x को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है वर्ग की भुजा। तो x यहाँ पर देख लीजिए, x बराबर क्या है y/3, तो ये क्या कर देंगे हम लोग, y/3 का जो दिया हुआ यहाँ पे क्यूब कर देंगे, बराबर क्या इधर हो जाएगा y²। ये क्या हो जाएगा y², और ये आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 बराबर y²। y यहाँ पे y²। अब देखिए यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे काट के क्या आ जाएगा, 1y बच जाएगा। तो उधर चल जाएगा, क्या चल जाएगा आपका 27। तो जो आपका वर्ग की एक भुजा कितना आ गया, वो 27 मीटर आ गया। वर्ग की एक भुजा का मान कितना आ गया, 27 मीटर। देखिए जो जो इसमें बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन देख के लगता है कि ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको जो जो बोल रहा है बस उसको सेट करते जाइए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होगा। तो कक्षीय तापमान कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, तो 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमेशा है, ये क्या है, फिक्स वैल्यू है। कक्षा का मान मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, जो कक्षा का मान का मतलब हो गया जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको कितना माना गया, 27 डिग्री सेल्सियस। तो वो कितना हो गया आपका 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोल रहा है केल्विन पैमाने में, तो देखिए केल्विन पैमाने में निकालने के लिए आपको एक नहीं, केल्विन नहीं, आपको डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट किसी में पूछे तो आपको बस ये फार्मूला हमको याद रहा, हमेशा याद रखना है, C/5 F माइनस 32/9, और फिर क्या हो जाएगा K माइनस 273 आपका 5, और एक होता है R/4। बस आपको ये 4 फार्मूले याद है। ये क्या है, पूरा आपको संबंध मतलब एक रिलेशन याद रखनी है। अब हमको क्या पूछ रहा है कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो देखिए फ़ारेनहाइट केल्विन में जाना था, केल्विन में मतलब यहाँ पर है, और डिग्री सी का मतलब क्या हो गया डिग्री सेल्सियस, एफ से फ़ारेनहाइट हो गया, और के से हो गया केल्विन हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का क्योंकि सभी बराबर है तो ये दोनों को उठा के यहाँ पे ले लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, 273/5, ये आपको जानना ही चाहिए। तो किसी का भी
कोई भी डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो C/5, सी कितना दिया है 27, दिया नहीं है ये भी आपको जानना है कि कक्षीय तापमान कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो C/5 हो गया। केल्विन को तो निकालना ही है 273/5। अब क्या करेंगे 27 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7×5 = 35 का 5, बाकी 3, 5 दूना 10 और 3 13, 135। अब 5 के हो जाएगा इधर, 5 के माइनस, अब 5 को इधर आप देखिए गुना कर दीजिए 273 को, तो 5 दिया 15 का 5 हो जाएगा, बाकी एक 7×5 = 35, एक 36 का 6, बाकी 3, 5 दूना 10 और 3 13, मतलब 1365। तो 135 है इधर, 1365 है, तो इधर अगर आप आ जाएगा तो 1365 को क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, 1365 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1365, ये 1400, 1500 हो जाएगा। तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 1500 आ गया। और के बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, तो सॉरी 5 दिया 1500, ये 300 आ जाएगा। तो क्या गया आपका जो मेरा आंसर आ गया वो क्या गया 300 केल्विन। तो आप देख सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस से मैं किस में गया हूँ केल्विन में गया हूँ। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है और आपको या तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है, तो किसी में जाना है, ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तीनों से, इससे कम रहता है। तो ये तीनों आपको क्या हमेशा रिलेशन याद रखने हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज वायुमंडल विघटित हो रहा था क्योंकि देखिए जो अभी हम लोग का वायुमंडल है बोल रहा था एक टाइम जो था वो वायुमंडल नहीं विकसित हो पा रहा था, विघटित हो रहा था, बन रहा था, टूट जा रहा था। क्यों? तो हाइड्रोजन परमाणु कुछ थे, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। तो कौन सा ऐसा जो तत्व था जो उस समय वायुमंडल नहीं बोल सकते, मतलब एक निर्वात टाइप था, वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण क्या आधि वायुमंडल जो वायुमंडल बनने का कोशिश कर रहा था वह बार बार क्या हो रहा था विघटित हो जा रहा था। तो इसका जो कारण था वो क्या होता, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन था सक्रिय थे, ये अधिक संख्या में थे। बहुत ज्यादा संख्या में होने के कारण क्या है अन्य तत्व ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब विकसित नहीं, आपका क्या रहा था पूरा डेवलपमेंट नहीं हो भी पा रहा था, तो वो क्या रहा था टूट जा रहा था। तो उसका जो मेन कारण है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो सबसे मेन कारण है वो क्या हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय था और अधिक संख्या में था। जैसे सूर्य का तापमान भी कैसे हाइड्रोजन हीलियम से संयोजन से बनता है, तो वहां भी क्या ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो जहां भी हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होगा वहां पर क्या हो जाएगा जो खास करके ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब तत्व का वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है विकसित हो पाना, मतलब बन पाना वहां का। और हाइड्रोजन का कुछ मुख्य, और हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। किसको? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन। और हाइड्रोजन में क्या होता है नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ये भी याद रखना कि सभी अम्ल में जितने भी अम्ल हैं आपके उसमें क्या है हाइड्रोजन परमाणु क्या एकदम 100% उसमें हाइड्रोजन है, तभी वो क्या है अम्ल है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है नाइट्रोजन, ये तो जानते हैं 78%, ऑक्सीजन कितना है 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पूछ देगा तो 0.3%। ये क्या हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 6 और 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन होगी? किससे कर रहा है 5, 6, 7 और 8। तो देखिए जब भी कोई संख्या से डिवाइड कर रहा है तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच रहा है। इसका मतलब आप देखिए लॉजिक समझिए इसका नॉर्मल सा तरीका कि 5, 6, 7, 8 मान लीजिए कोई संख्या 214 है मान लीजिए, इससे क्या कर रहा है 5 से अगर हम डिवाइड देंगे और 4 शेष बच रहा है, इसका मतलब ये 4 ऐड कर देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि 5, 6, 7, 8 कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर 4 संख्या और कोई संख्या से अगर वो कट रहा है तो इसका मतलब वो एलसीएम होगा, मतलब उसका फैक्टर होगा। जो भी संख्या यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है उसका सभी क्या है 5, 6, 7, 8 फैक्टर होगा, क्योंकि उसी का गुणनखंड होना चाहिए, नहीं तो वो क्या पूरा संख्या को काट नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए इसका 5, 6, 7, 8, तो 2 से दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया, ये 4 आ गया। अब देखिए किसी का एलसीएम होगा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 5 है, 3 है, 7 है, 4 सभी डिफरेंट है। तो इसको क्या करना पड़ेगा गुना करेगा, जैसे 5 दूना 10 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, ये 4 हो गया। देखिए इससे गुना कर दीजिए तो 21 चौक कितना हो जाएगा आपका
84, 21 चौक 84 और 10 यहाँ तो इस पर बैठा दीजिए। देखिए इतना इजी से गुना कर लिया तो कितना आ गया एलसीएम 840। अब क्या करा कि 4 से बचने का, अब देखिए आप किससे 5 से भी काटिएगा 840 का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 से भी काटिएगा तो कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा 8, क्योंकि एलसीएम है। एलसीएम का मतलब होता है जो टोटल आया उसी को तो गुना भाग करके क्या आता है, गुना करके तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। अब 4 से बचने का मतलब 840 में तो पूरा कट जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें 4 ऐड कर दिए, जो 4 शेष बच रहा था, तो जो 844 हो जाएगा। 844 जब भी सभी से भाग देंगे तो हर स्थिति में क्या आ जाएगा, 4 शेष बच जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 844। तो ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन आता है, बट अपने तरीका से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम कर रहा है। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य कर रहा है। यदि ए बी सी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उनमें से प्रत्येक को कार्य करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए पहले क्या क्या कर रहा है, ए बी, ए जो है बी की तुलना में क्या कर रहा है, दुगना तेजी से काम कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ये सब आपका क्या दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, कैपेसिटी। ए जो है बी की तुलना में दुगना तेजी से काम कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, ए सी जो है वो एसी एक साथ काम कर रहा है और बी की तुलना में 3 गुना तेज कर रहा है। तो ए यहाँ पर 1 है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, सीधा 3 हो जाएगा। तो एक चीज देख रहे हैं कि ए भी कितना आ गया, 2 इसका क्षमता है, बी भी 1 है, यहाँ पर ए सी 2 है, इसका मतलब सी सिर्फ बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल ए सी का 3 है जिसमें से ए का ही 2 है, तो सी का भी कितना क्षमता आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप क्षमता निकाल निकाल लिए तो आपका बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो है एक काम को 30 दिनों में कर रहा है। तो अब याद रखिएगा, अगर जितने भी दिन में काम कर रहा है समय के साथ अगर आप क्षमता के गुना करेंगे तो टोटल काम हमेशा आ जाता है। तो क्षमता कितना, देखिए 2 इसका है, 1 इसका है, 3 हो गया, और सी का कितना है, 1 है। तो 2 1 3 और 1 4, तो टोटल जो आपका कितना काम आ गया, 120 काम करना। अब क्या बोल रहा है कि उनमें से प्रत्येक, मतलब ए भी कितना लगेगा टाइम, बी का भी लगेगा और सी का भी लगेगा। 120 में से क्षमता से हमेशा क्या करेंगे, देखिए जब गुना किए तो पूरा काम आ गया, और उसी क्षमता को जब हम भाग दे देंगे तो फिर से क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो हमेशा क्षमता समय को क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। दोनों क्या होता है, समय और क्षमता जस्ट हमेशा उल्टा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ए को यहाँ डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एक को 120 में से डिवाइड दीजिएगा फिर भी कितना हो जाएगा, 120 ही होगा आपका। सी को भी 1 से डिवाइड दीजिएगा तो 120 आएगा। तो ए कितना दिन में काम कर देगा, 60 दिन में, बी 120 दिन में, और सी भी कितना काम करेगा, 120 दिन में, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो इसमें आपको क्षमता और समय, ये दो अगर रिलेशन आप जानते हैं तो क्वेश्चन को सेकेंड में आप बना दीजिएगा और एकदम 100% करेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6x एक समीकरण दिया हुआ है, 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 है। तो दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस के वाई माइनस 9 बराबर 0 है। तो इसका क्या कर रहा है, कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा। देखिए कोई हल नहीं का क्या है, एक क्या है उसका एक समीकरण हमको याद रखना है। क्या समीकरण याद रखना है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होता है, लेकिन नॉट इक्वल c1 बटे c2। ये क्या है, अगर कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, तो ये वाला फैक्टर आपका क्या करना है, ये रिलेशन आपका होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि के का मान पूछ रहा है। तो a1 सबसे पहले के यहाँ पर कहाँ, बी के जगह, b1 b2 के जगह है। तो सबसे पहले कंपेयर कर देते हैं। a1 आपका क्या आ गया, देखिए a1 आ गया आपका 6, a2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 15 है, और b1 कितना है, के, b1 तो के है, और यहाँ पे b2 देख लीजिए कितना है, b2 सॉरी ये आपका b1 कितना आ गया, 5, b1 कितना है 5, b2 है ना, b2 हो जाएगा आपका के। बस इसी से यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। अब इसको हम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 पचे के को अगर निकालना चाहेंगे तो हो गया 15 गुना 5 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, ये क्या आ गया, के बराबर आ गया। अब इसको हम लोग कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। माइनस में भी लिखा है लेकिन ये क्या आ जाएगा, प्लस में होगा, क्योंकि सभी इसमें प्लस है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए -5 है, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए ये क्या हो जाएगा, -5।
तो जो पूरा फैक्टर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, -12.5। देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो इस तरह से जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, नहीं तो सब कुछ जानते हुए भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 6 से विभाज्य का मतलब क्या बोल रहा है कि वही संख्या जो है 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 3। तो 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 12 जो आपका संख्या किससे डिवाइड है, 6 से है ना। लेकिन 6 से क्या है, ये 3 और 2 से भी तो डिवाइड होगा, क्योंकि 6 जो फैक्टर है क्या, कौन सा, 3 और 2। तो 3 से भी तो 3 चौक 12, 2 छक 12 कट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 से विभाज्य का मतलब वो जो भी संख्या होगा वो 2 से भी होगा और 3 से होगा। अब दोनों के जानना रूल कि 2 से डिवाइड जब होता है जब का अंतिम संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा। अंतिम जो संख्या होगा वो क्या होगा, सम, क्योंकि बनना अंतिम संख्या 7 हो जाएगा, तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड का रूल है कि सभी संख्या का जोड़, जो क्या होता है, 3 से डिवाइड का रूल है कि सभी संख्या का जो है, सभी संख्या का योग जो होगा वो क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से क्या होगा, वो डिवाइड होना चाहिए सभी संख्या का योग। तो देख लेंगे, सम संख्या तो देखिए सभी में है, तो ऑप्शन में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा होगा, तो सम संख्या छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। तो ये वाला तो सभी में फॉलो कर रहा है, सभी सम संख्या अंतिम संख्या। अब 3 से क्या, सभी संख्या का योग का जो जितना भी होगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो पहला देख लीजिए, 3 2 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 कितना हो गया, 20, जो कि 3 से डिवाइड है नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 4 5 9 6 15, 15 और 7 कितना हो गया, 22, 22 और 8 30, ये 3 से डिवाइड तो है, क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला भी चेक कर लीजिए, ये सब नहीं होगा। 6 5 11, 11 और 7 हो गया आपका 18, 18 और 9 हो गया 27, 27 और 2 29, तो ये क्या हो गया, 3 से डिवाइड नहीं है। 4 3 7, 7 6 13, 13 और 7 20 और 2 22, ये भी क्या आपका देखिए 3 से डिवाइड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिवाइड है, 20 है। तो आपको ये फॉर्मूला या ये चीज जाननी है आपको कि 6 से डिवाइड बोले तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, जो अंतिम संख्या सम है, तो सम सभी में था, लेकिन 3 से भी होना चाहिए। तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से पूरा डिवाइड होगा। समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया था, 1 मिनट में 5 सेकंड क्या हो रहा है, अधिक चलती है। तो दोपहर 2 बजे क्या होगा, देखिए सुबह 6 बजे क्या हुआ था, सेट किया, सुबह 6 बजे सेट किया, और दोपहर का, दोपहर में 2 बजे पूछ रहा है कि उसका राइट टाइम क्या होगा। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में 5 सेकंड ही बढ़ रहा है। 1 मिनट में क्या हो रहा है, 5 सेकंड आगे बढ़ जा रहा है, यही करना है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे कि 6 बजे से 2 बजे तक कितना घंटा आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहले घंटा से फिर क्या करेंगे हम लोग, मिनट में कर लेंगे। तो 6 से 2 जाने में कितना हो जाएगा, टोटल 8 घंटा हो जाएगा। टोटल कितना, 8 घंटा, और 8 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 8 घंटा में 60 मिनट से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 मिनट हो जाएगा। तो 480 मिनट में 401 से 1 मिनट में 5 सेकंड गया, तो 480 मिनट में कितना हो जाएगा, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 8 40 का 4, बाकी 4 आ गया, और आपका 5 चौक 20 और 4 24, और ये एक जीरो इधर ला देंगे, तो 2400 सेकंड क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब 2400 सेकंड को हमको मिनट में लाना है, तो फिर से क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 6 चक 24, तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया, टोटल जो मिनट आ जाएगा वो 40 मिनट आ गया। कितना आ गया, 40 मिनट। तो उसका जो राइट टाइम दिखा रहा होगा वो कितना दिखाएगा, दोपहर के 2:40 दिखाएगा, क्योंकि हर प्रत्येक मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जा रहा था। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 kg का 5 किलोग्राम है, 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा के जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। हाफ mv² होता है। हाफ हो गया, m कितना हो गया आपका 15 kg, अब v कितना हो गया, 4 की जगह यहाँ रख देंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, 15 8 20 से 120 और जूल होगा। जूल का क्यों, तो क्योंकि ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा को जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो जूल होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, आंसर तो सेकंड सेकंड में आते जाएगा, ये सब तो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है बार बार। देखिए चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार का क्षेत्रफल इसके ऊंचाई के दोगुनी है। तो आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल वो क्या हो गया, ऊंचाई का क्या बोल रहा है, वो दोगुनी है। ऊंचाई का, आधार का जो क्षेत्रफल है वो ऊंचाई से दुगनी है। तो ऊंचाई का इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, हाँ तो क्या बोल रहा है, आधार का क्षेत्रफल इससे दुगनी है, तो एक्स का ऊंचाई मान लेते हैं एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधार जो कितना हो जाएगा, आधार का जो आपका ये क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, आधार का क्षेत्रफल नहीं, आधार जो आपका समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का सिर्फ आधार है, वो ऊंचाई से क्या है, दुगनी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई x है तो आधार का आपका बोल रहा है आधार ही वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप बोल रहा है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर आप ये जानते हैं तो बहुत इजी सा आंसर आएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार, ये फॉर्मूला ही होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आपका समांतर क्षेत्र कितना दिया हुआ है, 392 दे दिया है, आधार कितना दिया है 2x, और ये ऊंचाई कितना है x। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए इसको कर दीजिए, 2 हो गया, यहाँ पे 2 9 18, 2 6 12, 196, x को गुना करिएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x बराबर इधर रूट हो जाएगा 196, जो 21 का वर्गमूल है, सॉरी ये 14 का वर्गमूल है, ये 14 का वर्गमूल है। तो इसका जो कितना आ जाएगा भुजा, वो ऊंचाई ऊंचाई पूछ रहा था ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। तो राइट आंसर 14 हो जाएगा। अगर आधार का आपका समांतर चतुर्भुज का आधार पूछता तो 14 गुना 2 28 हो जाता है, ये कितना हो जाता है 28, लेकिन हमसे पूछा गया ऊंचाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना ही रखना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हमेशा यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है और गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, और आपका यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल जो योग होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ कर ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हमेशा यांत्रिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा कहाँ निकलता है, कोई भी चीज दहन होने पर उसमें क्या निकलता है, उसमें ऊर्जा निकलता है, और प्रकाश ऊर्जा निकलता है। रासायनिक ऊर्जा क्या हो गया, जो कोई भी जो केमिकल पदार्थ जो रिएक्शन करता है उसे जो ऊर्जा निकलती है वो रासायनिक ऊर्जा हो गया। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिसिटी से निकलता है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। तो बहुत बार पूछा गया कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण दीजिए, स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण जैसे अगर एक तालाब है उसमें पानी रुका हुआ तो किसका उदाहरण है, वो स्थितिज ऊर्जा का है। गतिज ऊर्जा का वो हो गया जैसे चली हुई गोली जो कंटिन्यू हो रहा है, चली हुई रेलगाड़ी, कोई भी चीज चल रहा है तो वो गतिज ऊर्जा है। चलिए ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं 19 नंबर। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब स्वैच्छिक कार्य जो भी आप सोचते हैं, कोई भी चीज करना चाहते हैं, या अंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि हाथ उठाना पैर उठाना, ये सब शरीर का संतुलन वो कौन सा भाग करता है, सर दिमाग का, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पूर्व मस्तिष्क या मेरु रज्जु। तो ये क्या पूछा जा रहा है कि मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पूर्व मस्तिष्क, मेरु रज्जु। ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। तो ये अनुमस्तिष्क, ये जो पूरी क्रिया हम कर पाते हैं शरीर का, स्वैच्छिक कार्य करते हैं, सुनिश्चित अंग का विन्यास, निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, वो किसके कारण हम कर पाते हैं, तो अनुमस्तिष्क के कारण कर पाते हैं, अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क को अब क्वेश्चन पूछा गया कि अनुमस्तिष्क को जो है वो मेटेनसिफेलॉन भी कहा गया। क्या कहा गया, मेटेनसिफेलॉन। ये अब याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अनुमस्तिष्क को क्या बोला जाता है, मेटेनसिफेलॉन भी कहा जाता है। जो आपका मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है, तो मध्य मस्तिष्क जो है वो संतुलन और आंख की पेशियां, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संतुलन जो पूरा हम बना पाते हैं, शरीर का संतुलन, शरीर क्या क्या बनाता है, संतुलन, और आंख का जो है आपका, आंख को जो पूरा कंट्रोल करता है वो किसके कंट्रोल में है, मध्य मस्तिष्क के कंट्रोल में है। मेरु रज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रिया का, मेरु रज्जु आप देख रहे हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय, प्रतिवर्ती क्रिया आप याद रखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया का समन्वय और जो है
नियंत्रण ये किससे कर पाते हैं हम लोग? तो मेरु रज्जु मस्तिष्क से आने जाने वाली उद्दीपनों का भी संवहन करती है। जो भी क्रिया जैसे ब्लड का सर्कुलेशन भी हो रहा है तो वो किससे ज्यादा कंट्रोल कर रहा है? तो मेरु रज्जु कर रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं। और आपका एक क्वेश्चन और भी इसमें बनता है कि बोलेगा कि जो आपका दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो आप याद रखेंगे प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग क्या है आपका? प्रमस्तिष्क को सबसे बड़ा भाग, तब ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब 25.2 मीटर की लंबी तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए टोटल कितना है? 25.2। तो ये दोनों को क्या करेंगे? क्योंकि दोनों का मान दिया अनुपात में, तो 11, 5, 1, 6 हो गया, 2, 1, 3, मतलब 36 का ये दिया है। क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा भाग। तो बड़ा भाग कौन हो जाएगा? 25। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। अब हम लोग का इसको मतलब सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा इसमें सबसे इजी कटने वाला है। यहाँ पे देखिए कटने वाला 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से इसको पहले काटते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 126। तो 18 दूना 36 और 18 दूना 36, 18 25 90, 18 6 का टोटल से 18 8, 18 को 8 से करेंगे तो 26 से 2 चौक 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल? जो टोटल आ जाएगा ऊपर आ रहा है 5 चौक 20। सॉरी, इसको क्या किए? 2 को 2 बार काट दिया ना, तो इसको थोड़ा सा आप मिटा लीजिए। इसको 2 बार नहीं काटना था। तो ये तो ऑलरेडी कट गया था, 2 को तो हम लोग काट दिए थे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18 37 26 से ये कितना आ गया? 8 से हम लोग इसको सॉल्व कर दिया। तो कितना आ जाएगा? हम लोग 8 को इसको ऑलरेडी सॉल्यूशन इसका कर दिए थे। देखिए कैलकुलेशन में गलती कहाँ हुआ? 18 37 26 से होगा। ये मैं कितना लिख दिया हूँ? चलिए फिर से मिटा के इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें वो पूरा वो खराब हो गया है। चलिए कितना दिया हुआ है? 25.2 दिया है। इसको कितना करना है? ये 11 और 25 जोड़ ऐड करिएगा तो 36 हो जाएगा। एक पॉइंट हटाइएगा तो 10 आ जाएगा नीचे। सबसे बड़ा भाग बोल रहा था, यहाँ पे 25 गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 पचे 5 पचे 25, 5 दूनी 10, इसको करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा आपका। 2 दूनी 4 और 2 छक 12। तो क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36 और 18 37 26 से तो कितना आ जाएगा? 35 बटे आपका कितना आ गया? 2। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.5। 17.5। देखिए कैलकुलेशन को आप जितना फास्ट करिएगा उतना आपको इजी होगा। तो जो एक भाग कितना आ गया आपका? सबसे बड़ा भाग 17.5। देखिए इसमें अगर 20 क्वेश्चन ही था। आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करने हैं। आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। देखिए 20 क्वेश्चन मैं इसलिए क्योंकि देखिए मैं भी एक्सेल 75 क्वेश्चन में आप जो है 30 क्वेश्चन तो बहुत इजी से मार दीजिएगा। एकदम बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है। आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना। कोई टेंशन लेना है 20 से 25 क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा जो रहेगा जो आपके रेंज से बाहर होते दिख रहेगा, तो वहां पर आपको कंपटीशन जो आएगा वो 20 से 25 क्वेश्चन है। यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन में 15 प्लस क्वेश्चन मारने हैं। अगर 50 प्लस जो है नंबर आप 75 में ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% CBT 1 में हो जाएगा। CBT 1 में अगर सिलेक्शन लेना है तो 50 प्लस नंबर लाने आपको कितने? 75 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा टेंशन इसमें ज्यादा नहीं लेने का है। सबसे पहले अभी क्या करना है आपको? रोज एक मॉक टेस्ट मारना है। अभी से अब क्या करें? रोज एक तो मॉक टेस्ट मारिए। और अभी से टाइमिंग मत देखिए, क्योंकि अभी भी सीखने का टाइम है। अभी आप सीखिए, अभी एग्जाम नहीं होने वाले हैं। एग्जाम जब बहुत नजदीक आ जाएगा तब आपको टाइम भी देखना है। कम से कम 1 महीना टाइमिंग देख के मारना है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि वहां पर जो है आपको टाइम कम मिलेगा, तो उस अनुसार जो है आपको देखना पड़ेगा। तो 75 क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पर आपको 50 प्लस करने के लिए आपको मैं अगर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन तो हल्का ले लिया हूँ, लेकिन मैं 20 से 25 क्वेश्चन वही हर सेट से लेता हूँ। जो क्या है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ क्या है जिसे सीखने को मिल रहा है, हम उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्योंकि वो बहुत हल्का क्वेश्चन रहेगा, उसको मैं इसमें आपको नहीं ऐड कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भी 75 क्वेश्चन पूरा करा सकता था। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में 75 क्वेश्चन ही कराए, तो 75 भी करवाएंगे। लेकिन क्या है ये जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है। जैसे आपका 20 नंबर जो क्वेश्चन था इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं लिया हूँ। तो 20 या इसको 25 क्वेश्चन में कर दूंगा बहुत जल्दी। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।